जा रहे हैं और कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद सबसे बड़ा थ्रिलर आ गया, पक्षियों का सीरियल किलर। कल 5 तारीख तक 100 लोगों की मौत हुई है। नहीं, बिल्कुल कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। बेहतर रहेगा कि हम लोग इसमें सावधानी बरतें। पहले वायरस से चीख पुकार, अब आ गया उड़ता हाहाकार। एक फ्लू पक्षियों को मार रहा है, इंसानों में दहशत फैला रहा है। मतलब ये फैलेगा जब देखेंगे, उसमें रोजगार कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। फर्क पड़ेगा सर, अभी बिल्कुल ही 50% तो खत्म हो गया कारोबार। 2020 में कोरोना बना काल, 2021 में फ्लू ने किया बिहार। कोरोना महामारी अभी गई भी नहीं थी कि दूसरा सीरियल किलर दुनिया में दहशत फैलाने के लिए आ चुका है। इस सीरियल किलर ने अब तक लाखों पक्षियों की जिंदगी छीन ली है। बर्ड फ्लू से लगातार हो रही चिड़ियों और पक्षियों की मौत से देश के 7 राज्यों में हाहाकार मच चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, केरल, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में पक्षियों की मौत से फैली दहशत की वजह से सरकार अलर्ट हो गई है। हालांकि देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन कोरोना के कम होने के साथ ही एक और बुरी खबर सामने आ गई है। सिर्फ 10 दिन में करीब 5 लाख पक्षियों की जान जा चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं हरियाणा में अभी भी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। गुजरात में 53 पक्षियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली अलर्ट पर है। अचानक हो रही पक्षियों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मच चुका है। राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम बना दिया है, जो राज्यों के संपर्क में है। विश्व पशु संगठन ने भी गाइडलाइन जारी किया है। यूरोप के देशों में कई जगह ये माइग्रेटरी बर्ड जो हैं, जो विदेशी मेहमान पक्षी कहते हैं, उन्हीं से ये फैलता है और उन्हीं से अभी भी फैला है। चाहे हमारे कौवे की मौत हो, चाहे अन्य पक्षियों का वाइल्ड जो हैं उनका हो। देखिए, अभी 5 राज्यों से रिपोर्ट आई है, लेकिन पोल्ट्री में सिर्फ हरियाणा और डक्स में केरल से रिपोर्ट है। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स या कौवे, इनमें केस रिपोर्ट है। अभी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हम प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं कि इसको कन्फाइंड कर दिया जाए, जहां पे है वहीं पर है, इसको फैलने ना दिया जाए। यानी कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दहशत अगर किसी बीमारी से फैली है तो वो है पक्षियों के सीरियल किलर बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू से लगातार मारे गए पक्षियों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अगर ये बीमारी इंसानों तक पहुंची तो होगा क्या, क्योंकि कोरोना से मृत्यु दर 3% बताई जा रही, जबकि बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 60% है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि कोरोना के मुकाबले बर्ड फ्लू ज्यादा खतरनाक है। बर्ड फ्लू से मरीजों की मृत्यु दर कोरोना के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैला है वहां इस वक्त क्या हालात हैं और बीमारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए। इसलिए आपको अलग अलग शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। सूबे के 10 जिलों में 400 कौवों की मौत हो चुकी है। इंदौर में मारे गए 155 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपात बैठक कर चुके हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि राज्य में इस वक्त क्या हालात हैं और बीमारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार अब यहां पर सतत निगरानी में है। सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो यहां पर तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को यहां पर बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि बर्ड फ्लू से कैसे निपटा जाए। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग।
क्या हुआ मीटिंग में, क्योंकि अचानक मीटिंग बुलाई है, कल से अब तक 2 दिन का माहौल बर्ड फ्लू को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पर सरकार पूरी तरह से निगरानी रखे और ये सुनिश्चित करे कि ये फ्लू हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि आज की स्थिति में सुखद बात यह है कि किसी भी खाने वाले पक्षी में ये फ्लू नहीं पाया गया है। एमपी के बाद राजस्थान में भी पक्षियों के सीरियल किलर ने कोहराम मचा दिया। जयपुर, झालावाड़, कोटा और बारम में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी। पिछले 24 घंटे में 246 कौवों ने दम तोड़ दिया। अब तक करीब 717 कौवों की जान जा चुकी। वहीं कोटा की रामगंज मंडी में तो वायरस ने 212 मुर्गियों की जिंदगी ले ली। बर्ड फ्लू का खतरा भी राजस्थान में लगातार मंडराता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 800 से ज्यादा पक्षियों की मौत राजस्थान में हो चुकी है और अब तक की भोपाल लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज्यादातर पक्षी की मौत संक्रमण के चलते ही हुई है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह महामारी का रूप न ले ले। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से आज खास तौर पर सभी मुर्गी पालकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ बातचीत करने के लिए कहा गया है। सरकार के प्रतिनिधियों से वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे क्या मुर्गियों को कोई खतरा तो नहीं हुआ है। पंजाब और हरियाणा में भी एहतियात रखी जा रही। हरियाणा में 4 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस समय हम चंडीगढ़ की सुखना लेक के ऊपर हैं, जहां पर भारी तादाद में माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। और यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी बरवाला और जो आसपास का एरिया है वहां पर लाखों की तादाद में मुर्गियां मर रही हैं। और इसी तरह हिमाचल के पौंग डैम के एरिया में भी काफ़ी जो पक्षी थे बर्ड फ्लू का शिकार हो चुके हैं। N5N1 जो वायरस है लगातार ही फैल भी रहा है और पंजाब में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब इंतजार किया जा रहा है कि जो भी सैंपल भोपाल भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। वहीं जम्मू में बीमारी से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के आरएसपुरा सेक्टर में प्रवासी पक्षियों की मास सैंपलिंग की जा रही है। पक्षियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया है। इसमें खासतौर पर बार हेडेड गीज हैं जो कि देश के कई हिस्सों से आते हैं। सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं की रहती है। साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं। 150 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आते हैं। की विशेष टीम यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर ज्यादातर पक्षियों की यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। एक सामने तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम, यहाँ पर जो विशेषज्ञों की टीम है यहाँ पर पहुंची है। पक्षी जो प्रवासी पक्षी है उनकी यहाँ पर सैंपलिंग हो रही है। और ये देखिए पीपीई किट पहनी है, पूरी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद लैब में भेजा जाएगा ताकि इस बात की पुष्टि हो सके क्या जो पक्षी जम्मू कश्मीर में आए हैं, आरएसपुरा में, ग्राना वेटलैंड में है, इनमें बर्ड फ्लू तो नहीं आई है। गुजरात में 50 से ज्यादा पक्षियों की मौत से दहशत फैल चुकी है। हालांकि इन पक्षियों की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा कहर मचा केरल में। सूबे के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में कोहराम मचा है। सूबे में अब तक 12,000 बत्तखें मर चुकी हैं। साथ ही जिन पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले, सरकार ने ऐसे 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए। राज्य में आपदा घोषित कर दी गई है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू, यानी महामारियों का डबल अटैक हुआ है। इसलिए समय रहते बर्ड फ्लू को रोकना बेहद जरूरी है। अगर पक्षियों से होते हुए ये बीमारी इंसानों के बीच फैल गई तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। सरकार तो जरूरी इंतजाम कर रही है, लेकिन आम लोगों को भी एहतियात रखने की बहुत जरूरत है, तभी इस बीमारी को हराना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, बर्ड फ्लू की बीमारी बहुत खतरनाक है और ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा घातक बताई जाती है। तो आइए अब आपको इस बीमारी के बारे में और जानकारी हम दे देते हैं। दरअसल ये बीमारी अब तक 28 बार फैल चुकी है और देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला साल 2006 में सामने आया था। इस बीमारी से अब तक
74,30,000 पक्षियों की मौत हो चुकी है और बीमारी को कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा बताया गया है, क्योंकि इसकी वजह से मृत्यु दर 60% बताई जाती है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 3% के करीब है। बर्ड फ्लू का वायरस हवा से भी फैलता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में सामने आया था, जब बीमारी से 18 लोग संक्रमित हो गए थे और उस वक्त इस बीमारी ने 6 लोगों की जान ले ली थी। तो हमने आपको बताया कि बर्ड फ्लू से लाखों पक्षियों की जान जा चुकी है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या परिंदों वाली ये बीमारी इंसानों में भी हो सकती है? जिस तरह से पक्षियों की जान जा रही है, वैसे ही क्या ये बीमारी इंसानों के लिए भी जानलेवा है? ये बीमारी इंसानों तक कैसे पहुंचती है और इसकी पहचान क्या है? अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। पक्षियों की अदृश्य बीमारी इंसानों पर कितनी भारी। बर्ड फ्लू से सब परेशान, क्या इंसानों की भी लेगी जान? बर्ड फ्लू की ब्रॉड पिक्चर, हर शंका हो जाएगी क्लियर। बर्ड फ्लू से लाखों पक्षी अपनी जान गंवा रहे हैं या फिर बीमारी के डर से उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में डर यह है कि अगर ये बीमारी पक्षियों से होते हुए इंसानों के बीच आ गई तो क्या होगा? कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये बीमारी कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी? क्या पक्षियों से इंसानों के बीच आने के बाद ये बीमारी भी जानलेवा हो जाएगी? बर्ड फ्लू को लेकर आपकी हर शंका को आज हम दूर कर देंगे। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी बेहद संक्रामक और कोरोना के तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस होते हैं, जिनमें से 5 इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। H5N1, H7N3, H7N7, H7N9, H9N2। इनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस को माना जाता है। फ्लू बेसिकली H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये ज्यादातर बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है और बर्ड्स की डेथ हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। ह्यूमंस में ये बर्ड्स से तभी हो सकता है अगर वो बर्ड्स को हम देखभाल करते हैं या उनकी डेड बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, या फिर इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाने से ऑफ डेड एनिमल्स तो हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली कुक्ड नॉर्मल चिकन, फिश या एग्स खाते हैं तो उससे बर्ड फ्लू नहीं फैल सकता। अगर ये बीमारी इंसानों तक पहुंच गई तो उसकी पहचान भी बहुत आसान है, क्योंकि बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है, उल्टी होने का एहसास होने लगता है, बुखार, नाक बहना, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों और पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत, निमोनिया होने पर बेहद खतरनाक हो जाता है। ये वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए फैलती है। बीमारी होने पर आमतौर में इसके लक्षण 2 से 8 दिन के बाद ही जाहिर होते हैं और अगर संक्रमित होने पर इंसान को निमोनिया हो गया तो ये बीमारी जान भी ले सकती है। एक ह्यूमन बीइंग को अगर बर्ड फ्लू हो जाता है तो उस दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी उससे बर्ड फ्लू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 0 होते हैं। बर्ड फ्लू अगर किसी को हो जाता है तो सिम्टम्स आर जनरली वही जो नॉर्मल कॉफ, कोल्ड, फीवर जैसे कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में या कि कोविड इन्फेक्शन में होता है। अब सवाल यह है कि पक्षियों में होने वाली ये बीमारी इंसानों तक आती कैसे है? इसका भी जवाब जान लीजिए। मुर्गी पालन से जुड़े लोग संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित क्षेत्र से आने जाने वाले लोग संक्रमित चिड़ियों से घिरे रहने पर अधपकी मुर्गी या फिर अंडे खाते हैं। संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से उन पक्षियों से कभी कभी ये रोग, जो लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, इन पक्षियों की देखरेख करते हैं या डेड मृत पक्षियों का हैंडलिंग करते हैं या स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं, वो लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं। हालांकि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डॉक्टर्स के पास इलाज है। बर्ड फ्लू के मरीजों को खास तौर पर देखभाल की जरूरत होती है।
इसलिए मरीजों का इलाज अस्पताल में रखकर ही किया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक बार बीमारी की पहचान हो जाने पर मरीज को स्वाइन फ्लू में दी जाने वाली दवा दी जाती है, जिससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि 2007 में अमेरिका की FDI ने बर्ड फ्लू की वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन वो वैक्सीन आसानी से मिलती नहीं है। एक खतरा यह है कि ये कभी भी अपना चरित्र बदल सकते हैं म्यूटेशन के जरिए, और तब ये खतरा भी हो सकता है कि आज ये मनुष्य से मनुष्य में धीरे धीरे या बहुत कम खतरा है फैलने का, पर जब इसका चरित्र बदल जाएगा, जब कोई म्यूटेशन हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य से मनुष्य में तेजी से फैलने लगे। और एक बार ये मनुष्य से मनुष्य में तेजी से फैला तो हम ये जान ही रहे हैं कि इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। साफ है, पक्षियों में फैली ये बीमारी बेहद घातक है, लेकिन अगर समय पर एहतियात रख लिया जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए तो बीमारी आसानी से ठीक भी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब हम आपको बर्ड फ्लू बीमारी से बचने के तरीके भी बताते हैं। अगर आपके पास पालतू पशु पक्षी हैं तो उन्हें कुछ दिन के लिए आप बाहर ही रखें। पालतू पशु पक्षियों को बाहर से लाकर कुछ भी ना खिलाएं। खुले बाजार या छोटी जगहों से मांस बिल्कुल भी ना खरीदें। हाथों को लगातार धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा पक्षियों के संपर्क में आने से बचने की आप कोशिश करें। और अगर आपको लक्षण दिखते हैं बर्ड फ्लू के तो 48 घंटे के अंदर डॉक्टर से सलाह लें। तो ये वो तमाम उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। और अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से आप संपर्क करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ कल किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की मिली इजाजत। कोरोना पर प्रहार के लिए युद्ध स्तर की तैयारी। 8 जनवरी को पूरे देश में फिर से होगा वैक्सीन का ड्राई रन। पंजाब में कल से खुलेंगे 5 से 12वीं क्लास तक के स्कूल। कैप्टन सरकार ने जारी किया आदेश, गाइडलाइंस का करना होगा पालन। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ से की मुलाकात। दोनों में कानून व्यवस्था को लेकर चल रही है तकरार। श्रीनगर में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत का सबब। 50 से ज्यादा घरों को नुकसान, 2 लोगों की हुई मौत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति। बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन। स्किन को दे 100% मॉइस्चर का भरोसा। सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास। मेमोपी HCN स्कार क्लियर। जोड़ों के दर्द का इलाज, आयुर्वेदिक औषधि ओपिजेसिक पेन ऑयल, क्योंकि दर्द को हराना है। सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद शीतल वाटर टैंक्स। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बंगाल में सत्ता के सरना कोड के बारे में। दरअसल बंगाल में राजनीतिक मोर्चाबंदी और चुनावी सियासत का पूरा गणित बदल गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियों के रणनीतिक संग्राम में अब घमासान लगातार बढ़ना तय है। बंगाल में एक ऐसे वोट बैंक ने दरअसल अचानक सामने आकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पिछले कुछ महीनों से राजनेताओं के बड़े बड़े काफिले आखिर बंगाल के कुछ खास इलाकों की ओर ही क्यों जा रहे हैं। आपने क्या करा? मां माटी मानुस के नारे को डोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। दादा এখানেই আছি। বর্গী হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান, দস্যু হানা থেকে বাংলাকে বাঁচান, দন্তবাজের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচান।
करो, सरना कोड लागू करो। 2021 के गन्ना में सरना कॉलम देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंगाल में कैसे बदल गया चुनावी सियासत का कोड। बंगाल में धर्म की खातिर सरना आदिवासियों का महाधर्म। सरना कोड लागू करो, 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। बंगाल में फीके पड़े भाईजान, सरना ने फूके सियासी प्राण। आदिवासियों ने दिखाया दम, वोट बैंक में मुस्लिम से नहीं है। सरना बने नए चुनावी कोड, अब कौन करेगा इन्हें डी कोड। 2021 के जनगणना में सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। 2021 के गन्ना में सरना कॉलम देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। टीएमसी का गेम, बीजेपी मौन, सरना का सियासी गुरु कौन। दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीतिक तस्वीर, सत्ता की तकदीर और आदिवासियों की धार्मिक तासीर बदलने का दम रखती है। कोलकाता की सड़कों पर यह सियासत का नया कोड है, जिसे समझना राजनीतिक दलों और जनता के लिए बेहद जरूरी है। जय सरना, सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। नेताजी इंडोर स्टेडियम की ओर जाती हुई हजारों आदिवासियों की इस भीड़ को सिर्फ जंगल के इलाकों में रहने वाली जनता मत समझिए, ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। लागू करो, लागू करो, आंदोलन चलेगा। भारत का धर्मगुरु बनती का क्या कोई में सरना धर्म कोड लागू करो। सामाजिक विकास की मुख्य धारा से वंचित हजारों की भीड़ अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर तो उतरी, लेकिन इनकी समझ इतनी विकसित है कि हर चेहरे पर मास्क नजर आए। गुरुजी, यह तस्वीर बता रही है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग करने वाले ये हजारों आदिवासी किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन, रैली, मार्च, लोक गीतों की धुन पर नाच गाना और अपने हक की लड़ाई सब एक साथ नजर आई। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में देश ने एक नई तस्वीर देखी। सरसा धर्म कार्ड को मांग को लेकर पूरे बंगाल में हजारों आदिवासियों ने पहली बार कोलकाता की सड़कों पे मार्च किया। हाथों में पोस्टर और बैनर जुआ पर सरसा धर्म कोड के मांग को लेकर करीब 50,000 से ज्यादा आदिवासियों ने एकजुट हुए। चुनाव में धर्म की राजनीति अहमियत समझते हुए आदिवासियों ने और टीएमसी के बीच एक सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका है। आदिवासियों के इस जन सैलाब ने एक बार फिर राजनीतिक दलों को अपनी एकजुटता और वोट बैंक की ताकत का ट्रेलर दिखाया है कि आपका जो मांग है ये मांग जायज है, हम लोग भी आपका मांग समर्थन करते हैं। तमाम तरह के एजेंडे लेकर चुनावी राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने चुनावी गणित में शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी इस दुनिया में आदिवासी से ज्यादा और कोई नहीं। कोलकाता में पहली बार आदिवासियों ने सड़कों पर मार्च किया। उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग करते हुए रैली निकाली। इसके बाद नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहुंचकर महासभा का आयोजन किया।
यहाँ पूरे बंगाल से आदिवासी शामिल हुए। बंगाल में इनकी आबादी 6% है। वहीं टीएमसी इन आदिवासियों पर मेहरबान दिख रही है। ममता सरकार के मंत्री पूर्णेंदु बसु आदिवासियों की सभा में शामिल हुए। खबर है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर ममता सरकार में कौशल विकास मंत्री पूर्णेंदु ने सरना धर्म कोड को लेकर कुछ आश्वासन भी दिए हैं। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पूर्णेंदु बसु साहब उपस्थित हुए और उन्होंने सरना आदिवासी समाज को आश्वासन दिया कि इस धार्मिक आंदोलन में वे बंगाल सरकार आदिवासियों के साथ है। जल्द ही ममता बनर्जी सरकार इस पर कार्रवाई करते हुए आगे अग्रसित करेगी। साथ ही इनके संसद में इस मुद्दे को आवाज उठाएंगे। पूरे बंगाल से कोलकाता में जुटे आदिवासियों के महाधिवेशन और सरना धर्म कोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके क्या मायने हैं और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है। सरना धर्म कोड आदिवासियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें कई जनजातियां शामिल है। यह प्रस्ताव आदिवासियों को एक अलग धार्मिक पहचान बनाने की अनुमति प्रदान करता है। बंगाल में करीब 28% दलित और आदिवासियों की आबादी है, जो बंगाल के करीब 27% मुस्लिम आबादी के ऊपर भारी असर डाल सकता है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों ने सबसे पहले झारखंड में पूरी ताकत के साथ आंदोलन चलाया था। झारखंड और ओडिशा से सटे बंगाल के जिलों में बड़ी आदिवासी आबादी है। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासियों ने अपनी ताकत दिखाई थी। हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके ही सत्ता में आए थे। अब बंगाल में चुनाव से पहले सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है। बंगाल में 28% दलित, आदिवासी और अनुसूचित जनजातियां हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 27% है। मुस्लिमों के मुकाबले दलित और आदिवासी बड़ा वोट बैंक है। देश में करीब 6 करोड़ आबादी सरना धर्म कोड के पक्ष में है। आदिवासी धार्मिक पहचान के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। धर्म कोड मांग रहे आदिवासी अपने पूजा स्थल को सरना कहते हैं। आदिवासी अपनी मान्यताओं के मुताबिक त्योहारों पर जुटते हैं। सभी सामाजिक आयोजन में सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। धर्म कोड मांग रहे आदिवासी मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से उन इलाकों को चमन की तरह बना दिया, वहाँ के लोगों के घर में, सबके घरों के अंदर में रोशनी से लेकर के उनके अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम तरह की और उनके रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर इस सरकार ने 10 वर्षों में उपलब्ध कराई है। तो इस धर्म के लोग, इन लोगों ने, पूर्णेंदु बसु जो अभी मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए थे और इन लोगों ने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। सरना धर्म कोड की मांग करने वाले आदिवासियों ने झारखंड में चुनावी तस्वीर और सत्ता की तस्वीर बदल दी थी। इसलिए बीजेपी को वहां से सबक लेते हुए आदिवासियों के बीच मजबूती बढ़ा रही टीएमसी से आगे निकलना होगा। बंगाल चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत की उम्मीद कर रही बीजेपी के लिए आदिवासियों का वोट बैंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जय जय श्री राम। झारखंड से लेकर बंगाल तक आदिवासी क्षेत्र में अपना वोट बैंक बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड में गठबंधन की सरकार के दौरान आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पिछले कुछ समय से घटने लगा। उसी का नतीजा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सत्ता फिसल गई। भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड वाली गलती बंगाल में दोहराना शायद नहीं चाहती है। सरना धर्म कोड की मांग करने वाले बंगाल की आदिवासी जनजातियों में प्रकृति की पूजा के लिए अलग अलग विधान है। हर पूजा का अलग उद्देश्य और अर्थ है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका धर्म प्रकृतिवादी है। इसमें जल, जंगल और जमीन की पूजा ही सबसे मुख्य है। आदिवासी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अपनी अलग धार्मिक पहचान चाहते हैं। पंछियों में श्रेष्ठ मयूर है, उसी तरह मानवों में श्रेष्ठ आदिवासी। अब देखना यह है कि राजनीतिक दल आदिवासियों के सामने अपनी सरकार चुनने की सियासी अपील करते हैं या आदिवासियों को धर्म चुनने की आजादी वाला
ये कोड प्रदान करते हैं। आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमरदेव पासवान, न्यूज़ 24। तो आपने स्थिति देखी, लेकिन बंगाल में चुनाव के मद्देनजर वहां के आदिवासियों का कोलकाता में मार्च और सरना का जो कोड है उससे जुड़ी हुई पूरी स्थिति आप समझिए। आपको सरना कोड से जुड़ी कुछ अहम बातें मालूम होनी चाहिए। दरअसल क्या हो रहा है इसको समझिए। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना में देश के 6 करोड़ लोगों ने दरअसल अपना धर्म सरना बताया था। हालांकि सरना को अब तक धर्मों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जनगणना के क्लॉज में सरना धर्म को अब तक जगह नहीं मिली है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं कई दशकों से सरना धर्म मांग रहे हैं और जनसांख्यिकी के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1872 और 1951 के बीच आदिवासी धर्म का कॉलम था। बाद में इसे बदला गया और जनजातियों को हिंदू, ईसाई या अन्य धर्म चुनने का विकल्प मिला। झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को विधानसभा में ध्वनि मत से पास किया है। केंद्र सरकार इसे मंजूर करती है तो 2021 की जनगणना में सरना धर्म का अलग कॉलम हो जाएगा। सरना की मांग इसलिए है ताकि आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति जनजातियों की हिस्सेदारी कुल आबादी के 6% है, तो इसलिए यह मांग कर रहे हैं। झारखंड और ओडिशा के पास वाले बंगाल के 10 जिलों में आदिवासी एक तरीके से निर्णायक भूमिका में होते हैं और उनका वोट इसीलिए अहम हो जाता है। और इसी को पूरी तरह से समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर खास इलाकों में तमाम नेताओं का जो प्रदर्शन था, जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे, वो ये क्यों कर रहे थे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आदिवासियों का जो वोट बैंक है बंगाल में कैसे गेम चेंजर की भूमिका वो निभा सकता है। और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी पिछले साल से ही सियासी मिशन में लग गई हैं। देखिए, बंगाल चुनाव में आदिवासियों से जुड़े एक्स फैक्टर पर एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदिवासियों के घर खाना, उनके घर जाकर खाना बना, आदिवासियों के गांव में मुलाकात, अपनेपन के वादे और हंसते मुस्कुराते हुए सियासी बातें। आदिवासियों के घर, गांव और दुकानों के सामने आजकल राजनेताओं के काफिले एक खास मकसद से रुकते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आदिवासी बहुत बड़े बदलाव का दम रखते हैं और उस दम में इतना दमखम है कि देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आदिवासियों के दर पर खींचे चले आते हैं। बांकुड़ा में 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी के घर खाना खाया, तो जवाब में कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता ने बांकुड़ा में आदिवासियों के बीच जाकर खाट पंचायत की। 20 दिसंबर को बीरभूम के बोलपुर पहुंचकर शाह ने रोड शो किया, लेकिन उससे पहले बाउल सिंगर आदिवासी वासुदेव के घर जाकर खाना खाया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता ने 30 दिसंबर को बोलपुर में आदिवासियों का घर देखकर अपना काफिला रोका और उनकी रसोई में खाना बनाया। इससे पहले अमित शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में आदिवासी बिरादरी के एक किसान के घर पार्टी नेताओं के साथ जाकर भोजन कर चुके हैं। आदिवासियों की रसोई में सियासी आंच तेज हो रही है। उनके घरों में राजनीतिक भोजन का मेन्यू सियासी वादों की तरह लगातार बदल रहा है। आदिवासियों का जीवन बदले या ना बदले, लेकिन राजनीति का जमीनी चेहरा जरूर निखरता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों ने अब राजनीतिक दलों को वोट देने से पहले उनसे अपना हक मांगना शुरू कर दिया है।
आदिवासी झारखंड की तरह बंगाल में भी सरना धर्म कोड लागू करने के लिए साइलेंट मिशन पर निकल पड़े हैं। बंगाल के जंगलमहल रीजन बिहार और झारखंड के साथ जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी आबादी के साथ साथ तमाम लोग नक्सलियों के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादी के खिलाफ मामला वापस लेने का वादा करके आदिवासी समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन इन आदिवासियों को खुद की धर्म चुनने की आज़ादी भी नहीं मिली है। लेकिन टीएमसी ने इन दिनों इन आदिवासियों के सबसे करीब नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में आदिवासियों की आबादी भले ही 10% से भी कम हो, लेकिन दलितों और सभी तरह की पिछड़ी जनजातियों को मिलाकर वो काफी असरदार स्थिति में है। बंगाल में आदिवासियों के वोट गणित पर गौर कीजिए। बंगाल में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 6% है। संथाल, ओरांव, मुंडा, कोड़ा आदि मुख्य रूप से शामिल है। कुल जनजातीय आबादी का 51% हिस्सा 10 जिलों में है। जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान, पुरुलिया, मालदा, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर और झारग्राम में आदिवासी रहते हैं। बंगाल में आदिवासी बहुल इलाका जंगल महल क्षेत्र कहलाता है। शुभेंदु की बगावत से जंगल महल में टीएमसी मुश्किल में पड़ गई है। जंगल महल में आदिवासियों और किसानों में शुभेंदु काफी असरदार है। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जंगल महल की सभी 5 सीटें जीती। हालांकि 2018 से संघ की गतिविधियों से बीजेपी को फायदा हुआ है। आज का दिन में बीजेपी को देखते हुए ये लोग ये काम कर रहा है, इन लोग का पास जा रहा है, लेकिन हम लोग को उम्मीद लगता है बहुत देर हो चुका है। उन लोग का मैसेज मिल गया, ये तृणमूल ये लोग के लिए नहीं है, उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोग के लिए लास्ट 10 साल में ये लोग कुछ किया नहीं, और आज का दिन में वो जाके उधर पहुंचने का बाद कुछ होगा बोल के हम लोग को लगता नहीं। बीजेपी के बड़े नेता आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता ने 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक उत्तर बंगाल के दौरे की। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में जनहित की योजनाओं का जायजा लिया, रैलियां की। तो अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी 5 से 9 जनवरी तक उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। कुल मिलाकर के बंगाल में जो सियासत है उसके नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं और नए नए आयाम भी चुनाव से पहले नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बन रही न्यूज़ 24 के साथ। बेटा। हाँ पापा। आर यू श्योर? ये देखिए। पहले जमीन देख ले। आपकी जमीन? यहाँ घर? इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। ना 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 ना। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। रख दूं? रखिए। अल्ट्राटेक से घर तो बना दिया, अब बस आप ही ले। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। भारत में लगभग 90% लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, इसलिए हमने नीम, नींबू और गुलाब की शक्ति के साथ तैयार किया है पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर भंजी, जो हाथों को दे सुरक्षा व कपड़ों को दमदार सफाई। हिंग डाला, हिंग डाला, हिंग डाला, हिंग डाला, हिंग डाला, हिंग डाला, हिंग डाला। दुनिया के चुनिंदा हिंग से बना हिंगराज, हिंग का राजा एवरेस्ट हिंगराज। उत्तर प्रदेश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। पिछले 4.25 साल में किसानों की ऋण माफी,